हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के आने वाले शिफ्ट के लिए साइंस के दमदार प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप सभी का एग्जाम अभी होने वाला है तो आज की साइंस के पेपर को देख कर जाइए, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में टोटल 17 शिफ्ट का पेपर हो चुका है और आज जिस तरह से 4 दिसंबर के दोनों शिफ्टों में पूरे 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके आधारित पर ये पूरा साइंस का पेपर होने वाला है। तो इस क्लास में 70 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट प्लस याद करने का टारगेट 70 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन होने वाला है। तो आप सभी से प्लीज एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने पेपर से पहले साइंस के पेपर को जरूर दीजिएगा, देखिएगा सवाल का लेवल कैसे पूछे आ रहे हर शिफ्ट में। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए साइंस के पेपर को तैयार कर लेते हैं। इस बार का टारगेट हमारा पूरे 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, तो एक काम आप करेंगे कि आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमें क्लास प्रोवाइड करना है। जो डेली का आपका पेपर होता है उसके आधार पर शाम को 7:05 पे हम पूरे पेपर का हल के साथ आते हैं, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है? तो इनमें से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है? तो राइबोसोम है। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होता है? जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होता है? तो मीसोसोम होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोशिका झिल्ली का तरल मोजैक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? कोशिका झिल्ली का तरल मोजैक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? बहुत बार सॉल्व पूछे गए हैं, इसी टाइप के सॉल्व पूछ रहे हैं पेपर में। कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण का होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चिकनी अंतर प्रद्रव्यी जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होती है? बताइए, जो चिकनी अंत प्रद्रव्यी जालिका है ये किसके संश्लेषण में शामिल होती है? तो वसा के। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जीवाणु कोशिका में राइबोसोम की उप इकाइयां कितनी होती है? बताइए, जीवाणु कोशिका में राइबोसोम की उप इकाइयां कितनी होती है? तो 50S + 30S होती है। तो यहां से ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? तो याद रखिएगा जाइगोटिन में होती है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है? कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है? तो याद रखिएगा मेटाफेज में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक अलग से पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है। इस पीडीएफ को यदि आप पढ़ लेंगे तो मान के चलिए आपका पूरे 60 नंबर पक्का हो सकता है। यदि आपके पास 1-2 दिन का टाइम बाकी है या आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है तो इस पीडीएफ को आपको जरूर लेना चाहिए, प्लस हर एक क्वेश्चन को एक नज़र में देखना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए करंट अफेयर के वो क्वेश्चन है जो इस टाइम आपके पूरे 20 के 20 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, रीजनिंग के वो 30 क्वेश्चन जो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, प्लस साइंस का अलग से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये पीडीएफ केवल 50 रुपये का होने वाला है। इस नंबर पे आपको केवल मैसेज करना है तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद निर्मित 4 संतति कोशिकाएं कहाँ होती है? बताइए, अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद निर्मित 4 संतति कोशिकाएं कहाँ होती हैं? तो आनुवांशिक रूप से असमान होती हैं। ऑप्शन भी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने से कौन रोकता है? रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने से कौन रोकता है?
तो हेपेरिन रोकता है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11। रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन कौन सा है? रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन कौन सा इनमें से है? तो याद रखिएगा फाइब्रिनोजन है। तो यहां से डी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12। आरबीसी का ग्रे यार्ड किसे कहा जाता है? बताइए आरबीसी का ग्रेव यार्ड किसे कहा जाता है? तो सर जी प्लीहा को कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितने मिलियन में होती है? बताइए एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितने मिलियन या mm³ में होती है? तो याद रखिएगा 4.6 से लेकर 6.2 मिलियन तक होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी निर्माण करती है? तो इनमें से कौन सी रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी निर्माण करती है? तो लिम्फोसाइट करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में परासरणी दाब यानी बी कॉप बनाए रखता है? कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में परासरणी दाब बनाए रखता है? तो एल्ब्यूमिन है। तो यहां से ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? मानव शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? तो साथियों किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? तो पीनियल काय को बोलते हैं जैविक घड़ी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश संवेदी हार्मोन यानी लाइट सेंसिटिव हार्मोन कौन सा इनमें से है? बताइए लाइट सेंसिटिव हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो मेलाटोनिन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 19। शरीर में किस हार्मोन की असंतुलित मात्रा से मधुमेह रोग हो जाता है? शरीर में किस हार्मोन की असंतुलित मात्रा से मधुमेह रोग हो जाता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन की असंतुलित मात्रा में मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कॉल करिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लस नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि जैसे ही क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट भी हमें बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है, क्योंकि आपके लिए हमें क्लास भी उसी तरह प्रोवाइड करना है। ओके देखिए तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन पर उपस्थित वसा की परतों को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन पर उपस्थित वसा की परतों को क्या कहा जाता है? तो सर जी माइसिलिन शीट कहते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो 31 युग्म पाए जाते हैं। ऑप्शन है यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस कारण श्वास नली से वायु के निकल जाने पर भी वह पिचकती नहीं है? बताइए किस कारण श्वास नली से वायु के निकल जाने पर भी वह पिचकती नहीं है? तो उपास्थि वलय के कारण। तो सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितना होता है? किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितना होता है, यानी कितने प्रति मिनट होता है? तो 12 से 16 प्रति मिनट होता है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो इनमें से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो याद रखिएगा लाइपेज होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। मानव में कितने जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं? तो साथियों मानव में कितने जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं? तो एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कॉल करिए। नियासिन जिसे विटामिन B3 कहा जाता है, ये किसकी कमी से होने वाला रोग है? बताइए। नियासिन जिसे विटामिन B3 कहा जाता है, तो इसकी कमी से होने वाला रोग बताइए कौन सा है भाई? तो पेलाग्रा रोग है। बी ऑप्शन है, से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। पौधों में कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक है। और साथ ही एक हमने आपको क्लास भी प्रोवाइड किया है जो आज सुबह 8 बजे कंप्लीट हो चुका है। वो पूरे पेपर का हल है जिसमें आपका जीएस, करंट अफेयर, साइंस, मैथ और रीजनिंग हुआ है। तो इस पेपर को अपने पेपर से पहले जरूर दे कर जाइएगा। ओके, बहुत आपको फायदा करने वाला है। प्लस जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनाए जिसमें आपका पूरा क्लास हेड है। तो यदि आपने एक भी क्लास नहीं देखा या क्लास आधा अधूरा किया है तो पूरा देख कर जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन उस क्लास आपको मिलेंगे। ओके, याद रखिएगा। तो बताइए पौधों में कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक कौन सा है? तो ऑक्सीन है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं फ्लोएम का निर्माण नहीं करती हैं? तो इनमें से कौन सी कोशिकाएं फ्लोएम का निर्माण नहीं करती हैं? तो फ्लोएम वाहिका, ये भाई कोशिकाएं फ्लोएम का निर्माण नहीं करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कॉल करिए। किस पादप उत्तक में चालनी नलिका यानी सीब ट्यूब्स एवं सहकोशिका यानी कॉम्पानियन सेल पाई जाती है? बताइए किस पादप उत्तक में चालनी नलिकाएं एवं सहकोशिकाएं पाई जाती है? तो ये फ्लोएम में पाई जाती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसे प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है? तो साथियों किसे प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है? तो जिम्नोस्पर्म को। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। मानव आंख का कौन सा भाग नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार है? मानव आंख का कौन सा भाग नेत्र जो कि लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार है? तो सिलियरी मांसपेशियां जिम्मेदार है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपीज नामक सबसे छोटी अस्थि कहाँ स्थित होती है? बताइए भाई। ये तो कान में होती है, लेकिन बाह्य कान या मध्य कान में? तो सर ये मध्य कान में होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। आंखों में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसको क्या कहा जाता है? आंखों में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसको क्या कहते हैं? तो सर जी उसको नेत्र पटल यानी कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वर्म यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है? बताइए जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वर्म यानी चपटी कृमि भी कहा जाता है? तो सर जी प्लेटी हेलमिन्थीस को बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। केंचुआ निम्नलिखित में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? केंचुआ कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो एनिलिडा से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। अपूर्ण 4 कोष्ठी हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं? बताइए अपूर्ण 4 कोष्ठी हृदय वाले असमतापी प्राणी ये किस समूह में आते हैं? तो सर जी सरीसृप समूह में आते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित था? तो रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित था, नियम पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो साथियों किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो H2SO4 में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है।
एल्युमिनियम 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी? एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो आपको बताना है कि एल्युमिनियम 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो सर जी 2 होगा भाई। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, सिंपल सा भाई, ठीक है, क्योंकि 54/27 कर दीजिए भाई। जैसे मोलों की संख्या निकालते तो कैसे निकालते हैं? पदार्थ का द्रव्यमान बटे में 1 मोल का पदार्थ द्रव्यमान, बस बटे में भाग कर दिए 54/27, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 41। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बताइए कितनी होती है, आप लोग बताइए। तो 2 होती है, बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। किसी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करिए। 2 + 8 + 5 15, तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, सिंपल सा। तो भाई परमाणु क्रमांक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन संख्या भी इसके बराबर होता है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो साथियों किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो फ्लोरीन में, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? तो किस तत्व की संयोजकता 3 है इनमें से? तो एल्युमिनियम का है, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किस अणु में केवल एक एकल बंध होते हैं? तो साथियों किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं, बताइए जरा। तो CH4 में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कॉल करिए, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? एक तो कार्बन और एक जर्मेनियम, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले वह चयन कीजिए। तो उच्चतम संयोजकता वाले को चयन करिए, इनमें से कौन सा है? तो भाई नाइट्रोजन है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, कैसा सवाल पूछा था भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? तो भाई क्षार तो स्वाद में खट्टी, ये नहीं है भाई कथन सही, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है भाई, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जिस तरह से अभी तक पूरे 17 शिफ्टों का ग्रुप डी का पेपर कंप्लीट हुआ है, उसमें जैसे आपका करंट अफेयर केवल करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछा रहे हैं, जीएस के तो एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। देखिए मैथ रीजनिंग आप पूरा बेसिक क्लियर कर लीजिए, साइंस के जितना हो सके बेसिक क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करके लगा के जाइए। करेंट आप मुश्किल से जून, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जनवरी से लेकर जुलाई तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लीजिए, वहीं से सवाल पूछ दिया जा रहा है। ओके ध्यान रखिएगा। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग सोडा का प्लस हल्का खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 को हल करिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? तो इनमें से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? तो देखिए डिटर्जेंट बनाने में तो है, कागज बनाने में भी है, धातु के डी ग्रीसिंग में भी है, लेकिन मिष्ठान बनाने में भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? बताइए जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो 373 केल्विन पर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। जल की कठोरता किसका उपयोग करके दूर की जा सकती है? तो साथियों जल की कठोरता धावन सोडा का उपयोग करके दूर की जा सकती है,
ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जहां पाप ध्वनि के साथ जलती है? लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है? तो H2। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए हैं? बताइए भाई, न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? एक तो एलाइक में और एक एन में, यानी लिथियम और एक सोडियम में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तीता केवल कितने तक देखी गई थी? बताइए, न्यूलैंड्स के अष्टक में तत्वों के बीच जो आवर्तीता था वो केवल कैल्शियम तक देखी गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? बताइए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? तो ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 58। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो साथियों, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो अपचयन कहलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 59। प्रोपेनोइक अम्ल के नाम से कौन सा प्रत्यय होता है? तो भाई, जो प्रोपेनोइक अम्ल है इसके नाम से कौन सा प्रत्यय होता है? बताइए। तो दोस्त मेरे याद रखिए, ओइक अम्ल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो इनमें से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? ध्यान से देखिए, जूल सेकेंड है, किलोवाट घंटा kWh नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 61। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितने डिग्री होता है? कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर क्या होता है भाई? F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी यदि कोई एक व्यक्ति 12 न्यूटन यानी फोर्स न्यूटन में होता है तो 12 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं 4 मीटर चलता है तो कितना हो जाएगा भाई? जूल, 48 जूल के बराबर हो जाएगा। यानी उसके द्वारा किया गया कार्य कितने जूल के बराबर हो जाएगा? 48 जूल के बराबर। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं भाई, न्यूमेरिकल के फॉर्मूला भी एक सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र सही है? शक्ति का सूत्र बताइए। तो P बराबर VI, कितने लोग को मालूम है भाई ये फॉर्मूला? P बराबर V इंटू आई, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? भाई आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण यानी त्वरण जो होता है वो स्मॉल जी पृथ्वी पर उसके भाई मान कितने होता है? 1/10 होता है। कितना होता है भाई? 1/6 होता है। ध्यान रखिए कि 1/6 होता है। ठीक है, तो इसका चंद्रमा पर भी भार पृथ्वी भार का 1/6वां भाग होगा। तो हम किससे भाग करा सकते हैं भाई? 60/6 करा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा भाई? जो धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का व्यक्ति का भार 60 न्यूटन हो रहा है तो चंद्रमा पर 10 न्यूटन के बराबर होगा। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कॉल करिए। फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या हो जाता है? फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या हो जाता है भाई? तो गल जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह कारण ये किसके रूप में हानियां होती हैं? विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण
उष्मा के रूप में हानियां होती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 67 को हल करिए। किसी चालक के प्रतिरोध पर उसके किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? बताइए, किसी चालक के प्रतिरोध पर उसके किसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है? तो आकृति का कोई प्रभाव नहीं हो पड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 68। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर इसके उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ कितना होगा भाई? किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर जो इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ कितना होगा भाई? तो याद रखिएगा भाई, 0 होगा यानी 0 होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 69। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसमें वृद्धि के साथ घटता है? किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसमें वृद्धि के साथ घटता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, दूरी के में वृद्धि के साथ घटता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? बताइए, किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो उत्क्षेप कहलाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये साइंस के पूरे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी का इन 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से याद हो चुका होगा और आपने भाई कंप्लीट याद भी कर लिया होगा। तो आप लोग अपना एग्ज़ाम डेट हमें जरूर बताइएगा भाई, आपका एग्ज़ाम किस डेट को होने वाला है। जिनका एग्ज़ाम देखो भाई 10 दिन में होने वाला, केवल उन्हीं का एग्ज़ाम सिटी आउट हो रहा है। एग्ज़ाम सिटी आउट होने के बाद उनका एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड यानी ई कॉल लेटर 4 दिन पहले डाउनलोड हो रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि हमारा एग्ज़ाम अभी डेट नहीं आया, हमारा एग्ज़ाम सिटी नहीं आ रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। जिनका एग्ज़ाम हो रहा है केवल उन्हीं का ये सब हो रहा है। जिनका बाद में एग्ज़ाम है तो वो अभी पढ़े रहें आराम से, उनके आपके मेल पे भी मैसेज आ जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए, लगातार क्लास आने वाली है। ओके, तो मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।